नमस्कार दोस्तों, इस चैप्टर के हमने प्रीफेस से यानी कि जो एक पूरा जो आइडिया था वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अभी हम इसमें बात करेंगे जो मेन पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन आते हैं या बनते हैं, बनाए गए थे जो लास्ट एग्जाम में जो एमसीटी का हुआ था, तो उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट पॉइंट्स पे ही आते हैं। ठीक है, भारत में जो है क्वेश्चन ये आया था, भारत में लगभग कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो है कि भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो लगभग वाली बात है, इसमें हमें पता है 1652 है, हमने तो वो तो पढ़ ही लिया था। लेकिन क्वेश्चन जो इस टाइप से आ गया था कि 600 मान लो, उसने बोला 600 है या 1100 है या 1400 है या फिर 1600 है, तो हम अप्रोक्सीमेट में जाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाला आंसर ठीक होगा। तो यहाँ पर हम जो है 16 जो अकॉर्डिंग टू बुक है वो 1600 है। वो क्वेश्चन जो है बुक में उसी की बात करें, इंपॉर्टेंट वो है। अदरवाइज तो 1652 तो है ही है कि इतनी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा परिवार के बारे में नहीं पता लोगों को, तो भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो हम क्या कहेंगे, 4 हैं। उनके बारे में अभी पढ़ेंगे आगे जाकर कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और एक और बात बता दूं तुम्हें कि अमेरिका का जो संविधान है वो ये कहता है कि जिसको इंग्लिश आती है उसी को नागरिकता दी जाएगी। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाएगी, पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान यानी कि कौन से देश के संविधान में किस भाषा को जानने वाले यानी इंग्लिश को जानने वाले लोगों को, या तो कौन से देश के बारे में पूछ सकते हैं या फिर अमेरिका से पूछ सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में कौन सी भाषा को जानने वाले को भी नागरिकता दी जाती है। तो मैं इसके लिए एक पॉइंट सीधा लिख रहा हूँ कि अमेरिका के संविधान में, ठीक है, या अमेरिकी संविधान किस भाषा को जानने वाले को नागरिकता, तो हम क्या कहेंगे, अंग्रेजी को जानने वाले को ही नागरिकता वो देते हैं। अंग्रेजी आनी चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन एक पॉइंट था इसमें यहाँ इस चैप्टर में कि कौन से एक समूह है, समुदाय की जो कौन से समुदाय की जो उपजातियां हैं वो अलग अलग बोलियों का जो आपस में प्रयोग करती है। एक समुदाय है, उसकी उपजातियां हैं, वो लोग आपस में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो वो समुदाय कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। वो समुदाय का जो नाम है, उस समुदाय की उपजातियां आपस में क्या करती हैं, अलग अलग बोलियों का, आपस में अलग अलग बोलियों का प्रयोग करती हैं। वो जो है वो समुदाय है नागा समुदाय। कौन सा है, नागा समुदाय। ठीक है, तो हमें ये याद कर लेना है कि वो जो एक नागा समुदाय है, नागा समुदाय की उपजातियां हैं जो आपस में अलग अलग बोलियों में बातें करती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था कहाँ पे कि कुडुक, ये कौन से भाषा परिवार की भाषा है, कौन सी, कुडुक जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना है। ये 4 वही हैं, 4 जो हम भाषा परिवार की बात कर रहे हैं, तो उनमें से एक द्रविड़ भाषा परिवार है। अभी हम इसको बात करेंगे डिटेल में। ठीक है,
और एक अनुच्छेद है 343, अनुच्छेद 343, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है देवनागरी लिपि में, कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है, तो हम क्या कहेंगे, देवनागरिक में, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है। ठीक है, एक इसमें ये भी है, एक और पॉइंट भी है इसी के अकॉर्डिंग कि जो है इंग्लिश को सह राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसी के अकॉर्डिंग क्या है, अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 345, इसमें क्या है कि इसमें ये है कि यूपी और मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो अगर हमसे पूछा जाए, वैसे दिल्ली के बारे में लिख लेते हैं इसमें कि दिल्ली में या फिर अनुच्छेद 345 के अनुसार यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इन सब में हिंदी को जो है, इनमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया है। बनाया गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट इसका अगर लेते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं कि ये राजभाषा, और इसमें क्या होता है, हम लोग जो है ना हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा समझते हैं, राष्ट्रभाषा, जबकि संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। इसमें सिर्फ हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का। ठीक है, तो ये वर्ड में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजभाषा है राष्ट्रभाषा, तो हम क्या कहेंगे, हिंदी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अनुच्छेद एक और है 351, अनुच्छेद 351 में बात कही गई है, अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार व प्रसार, हिंदी के प्रचार और प्रसार, ठीक है, व विकास की बातें की गई हैं, ठीक है। और भारत में कुल भाषाओं की अगर बात करें, भाषा परिवार हमें पता लग गया 4 हैं, जिनमें से एक द्रविड़ भाषा परिवार है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम कहेंगे हिंदी में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, हिंदी में भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो कौन सा रूप, नागरी रूप। एक और पॉइंट है, जैसे कुछ जैसे भाषा की बातें कर रहे हैं तो कुछ साहित्य की बातें करते हैं, तो जयसी की एक प्रसिद्ध कृति है
पद्मावत, वो कौन सी उसमें लिखी गई थी? तो अगर हम कहें राइटर को पद्मावत के बारे में, लेखक जयसी, और किस उसमें लिखी गई थी ये? भाषा जो थी इसकी, भाषा इसकी थी अवधी। ठीक है, पद्मावत के बारे में फेमस बुक है, कभी भी क्वेश्चन जीएस में भी आ सकता है इसका। तो रामचरितमानस की अगर बात करें तो वो भी अवधि में ही थी। रामचरितमानस की ये भी अवधि में ही थी। और पॉइंट एक और है, तुलसीदास के कई सारे वो थे, तुलसीदास जी के, एक बार मैं उनको लिख लेता हूँ। तुलसीदास जी की जो कृति थी, एक थी गीतावली, दूसरी थी विनय पत्रिका, तीसरी थी कवितावली। ये सब ब्रज भाषा में थी। ठीक है, कवितावली तो कवितावली हो गई आपकी, गीतावली हो गई, विनय पत्रिका, ये सब ब्रज भाषा में थी। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया। तो साहित्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत ये बुक्स का भी नाम हमें पता होना चाहिए जो कि किस भाषा में थी, कौन लेखक थे। ठीक है, और एक और बात है कि 1826 में कोलकाता में एक प्रकाशित हिंदी जो समाचार प्रकाशित हुआ था, हिंदी में पहला था वो प्रकाशित होने वाला, तो उसका नाम क्या था? तो वो उद्दत मार्तंड, क्या नाम था उसका? उद्दत मार्तंड नाम से लोग इसको संस्कृत में बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1826 में प्रकाशित होने वाला, 1826 में कलकत्ता में, 1826 में कोलकाता में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ये हिंदी समाचार पत्र। ठीक है, तो उद्दत मार्तंड नाम से बस वही कंफ्यूजन है कि अगर आ गया पेपर में, आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो संस्कृत कहीं ना कहीं आप इसको ले जाएंगे। ठीक है, और फोर्ट कोलकाता की बात कर रहे हैं तो फोर्ट विलियम, जहाँ मेरा एक बार केवी का इंटरव्यू भी हुआ था, फोर्ट विलियम में जो है वो कोलकाता में कब स्थापित हुआ था वो? तो फोर्ट विलियम जो हमारा कलकत्ता में स्थापित हुआ था वो 1800 ईस्वी में हुआ था। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, इसी में एक पॉइंट बना लेता हूँ कि फोर्ट विलियम 1800 ईस्वी में। ठीक है, और राममूर्ति समिति ने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि सभी स्तरों पर ये प्राथमिक ही नहीं, माध्यमिक भी थी वो, शिक्षा के माध्यम के रूप में, सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग। तो ये वो समिति थी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी भी कुछ भी आ जाता है कहीं से भी, लेकिन ये तो शिक्षा से संबंधित है तो ये आना ही, मतलब अपने को आना चाहिए। ठीक है, और सबसे एक और पॉइंट है अंग्रेज़ों के बारे में है, वो जब 1813 की बात है, आई थिंक 1813 में था वो। 1813 में अंग्रेजों के द्वारा जो है प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण का जो माध्यम था वो जो था ना, स्थानीय भाषाएं थी। तो ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश को वो देते थे, वो तो करते ही थे, लेकिन उन्होंने
स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो 1813 में अंग्रेजों द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम वो जो था स्थानीय भाषाएं थी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कब अंग्रेजों ने जो है स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर माध्यम बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली कब आई थी, एक बार आप भी लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहे तो। ठीक है, एक बार वीडियो स्टॉप करके आप लिख सकते हैं इनको। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिए।